जस्टिस कुछ हवा में ही है। उन्होंने कहा मुझ समेत 45 साल की उम्र जितने लोग हैं वो सब नकारा है। पार्लियामेंट के हवाले से भी तनकीद की गई है। इस पर अयाज सादिक साहब को गुस्सा आया है, स्पीकर कौमी असम्बली, और उन्होंने कहा है कि एक जज साहब, मोअज़्ज़िज़ जज साहब, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं जो जेब नहीं देते हैं और पार्लियामेंट की तज़दीक की गई है। जरा अयाज सादिक की उन्होंने क्या कहा है, किस तरह मुखातिब किया है और जुडिशरी के बारे में क्या कह रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली, जरा सुने। is not acceptable to the parliament। ये ऑनरेबल जज साहब को बता दें, लॉ मिनिस्टर साहब, कि ये पार्लियामेंट के बारे में कोई भी इस तरह की बातें नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये कहा जा रहा है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है और अयाज सादिक साहब जो हैं वो उसकी सुप्रीमेसी को बहाल करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर मोहसिन कियानी साहब की जो गुफ्तगू है, उन्होंने कहा मीडिया पर एक रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने लॉ मिनिस्टर साहब को ये कहा है कि इस तरह की बातें और इस तरह की कोई भी जज हो या कोई भी आम आदमी हो नहीं हो सकता है। वैसे हैरानगी की बात है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर किस किस्म की नारेबाजी होती है, किस किस्म के बयानात होते हैं और कैसे जो है वो नकाबपोश लोग अंदर आ जाते हैं, घुस जाते हैं, वहां पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं और फिर उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग वहां पर होती है। वहां पर क्या कुछ नहीं होता है, वहां पर मतलब सब कुछ ही होता है, लेकिन तब ये पार्लियामेंट सुप्रीम को नहीं होती है या तब याद नहीं आता है। लेकिन जज साहब की बातें जो है वो बहुत चुभने वाली थी, इसी वजह से ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। अयाज सादिक साहब की ये गुफ्तगू जो कि आप सुन चुके हैं। हमारे साथ इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी है, अब एक जानिब है पार्लियामेंट और एक जानिब है हमारी जुडिशरी। वैसे तो जुडिशरी का वैसे ही मतलब क्या कहना चाहिए कि वो इतनी डिवाइडेड है, इतनी डिवाइडेड है कि जजेस को खुद समझ नहीं आ रही है कि कहाँ जाना है, किसको सपोर्ट करना है, किसकी बात करनी है, किसकी बात नहीं करनी है। लेकिन अगर कियानी साहब ने गुफ्तगू फरमाई दी है, उस पर भड़क गए अयाज सादिक साहब। देखिए जी, भड़कना अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के दरवाजे के ऊपर जाके सील लगाएं और पार्लियामेंट को बंद कर दें। और जो लोग लाखों वोट लेके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, उनकी अगर किसी तनख्वाहदार मुलाजिम ने इस तरह बेइज्जती करनी है, अच्छा, और इस तरह बेतुकीरी करनी है, तो उससे बेहतर है कि उसको जाके ताला लगा दें, बंद कर दें। और भाई, जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट के अंदर से ये सारा कुछ निकलता है। जमहूरियत की बुनियाद ही पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को जब आप इस तरह बुलडोज करेंगे और पार्लियामेंट को इस तरह बुरा भला कहेंगे और पार्लियामेंट की तौहीन करेंगे, बेतुकीरी करेंगे, तो वो डायरेक्टली वोटर्स की बेतुकीरी कर रहे हैं। आप वोटर्स को बुरा भला कह रहे हैं। वहां पे जो पार्लियामेंटेरियंस है, आपने भी बात की अपने इंट्रो में कि वो सारी बातें करते हैं। देखें, पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू होती है उसको एक लीगल कवर होता है। वो किसी के बारे में कोई भी गुफ्तगू करें तो उस पर ना कोई एक्शन हो सकता है, ना उस पर कोई मुकदमा हो सकता है, और हज़फ किए जा सकते हैं अल्फाज, हज़फ तो किए जा सकते हैं और वो भी स्पीकर का इस्तेहकाक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहां पे कोई पार्लियामेंटेरियन उठ के अपनी बात करे, अपने हल्के की बात करे, अवाम की नुमाइंदगी करे या लेजिस्लेशन की बात करे, तो उस पर कोई तनख्वाहदार मुलाजिम उठ के उनकी ऐसी तैसी करना शुरू कर दे। ये बड़ी बदकिस्मती है और ये पहले दिन नहीं हुआ, ये बहुत पहले से कुछ हजरात हैं हमारे, कुछ जजेस हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, ये पूरी तारीख भरी पड़ी है। राना साहब मेरी तरफ क्या गुस्से से देख रहे हैं, पूरी तारीख भरी पड़ी है, जिसमें कभी बाबा रहमते साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो डैम फंड बनाऊंगा, मैं तो जाके नेशनल अस्पताल बंद करूंगा, मैं तो जाके छापे मारूंगा शर्जील मेमन के वो कहां पे रह रहा है। कभी इफ्तिखार चौधरी साहब आ जाते हैं और कभी कोई और साहब आ जाते हैं, कभी शराब की बोतल के ऊपर 100 वोटो लिया जाता है और उसके बाद 2 साल लगते हैं शराब की बोतल का केस हल होने के लिए, और फिर जब वो चले जाते हैं तो फिर जाके वो मसला हल होता है। कुछ जजेस ऐसे हैं जिनको शौक है कि वो जजेस के इख्तियारात से बढ़ के वो हुकूमती एग्जीक्यूटिव के इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जज साहब ने कहा आज, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कि जी एग्जीक्यूटिव भी फेल हो गई है और जुडिशरी भी पता नहीं फेल हो गई है और पार्लियामेंट भी तबाह बर्बाद हो गई है, तो बचा कौन है भाई इस मुल्क के अंदर? इसका मतलब है कि मुल्क के तो सारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए ना। इसका मतलब है कि अनगवर्नेबल हो गया मुल्क। ठीक है। जब किसी अदालत का जज और एक जुम्मेदार जज ये बात करेगा
तो IMF का वफद पाकिस्तान के अंदर है, तो आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि हम एक फेल स्टेट के अंदर रह रहे हैं। ठीक है। और ये मुल्क नहीं चल सकता, ये मुल्क डिलीवर नहीं कर रहा और इसके इदारे तबाह बर्बाद हो गए, एग्जीक्यूटिव तबाह बर्बाद होगी, ये जज साहब कह रहे हैं। ठीक है। साथ आप कहते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, और IMF अदालत के ही चीफ जज से मिल रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है, और एक जज ही कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव तबाह हो गई। एक जज ने ही बाद में ब्रीफिंग दे दी है, लेकिन राणा साहब का ये हमारे दोनों एक जज IMF को मुतमिन कर रहा है, दूसरा उनको आपकी बात आ गई है राणा साहब, अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है, लड़ाई तो फिर वही आ गई ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है कि जुडिशरी सुप्रीम है। मतलब उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम बहुत सुप्रीम है, हम तुम्हें पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि तुम्हारा करैक्टर ये है, और वहां से सुप्रीम उसके पार्लियामेंट के अंदर से कहा है कि आप कौन होते हैं हम पर बात करने वाले। यही हुआ ना। अच्छा, नहीं वैसे तो शुक्रिया, आपने मैंने जो कहना था वो आप इंट्रो में खुद ही कह गई हैं, तो मैं अब सोचता रहा कि मुझे अब क्या कहना है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वही रिपीट करता हूँ जो आपने इंट्रो में कहा, मैं वही रिपीट करता हूँ। लेकिन बात यह है कि जो आज स्पीकर साहब ने सुप्रीम कहा ना पार्लियामेंट को, और स्पीकर साहब ने कहा कि मैं उसका कस्टोडियन हूं, सर्ट किया पूरा, ठीक है ना। तो जब उनका जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर एक ग्रेड 17 के अफसर जेलर ने उठा के बाहर फेंक दिया था, तो तब सुप्रीम कहां गई थी पार्लियामेंट? और जब क्या कहते हैं पार्लियामेंट में नकाबपोश आए और उठा के लोगों को ले गए, तो स्पीकर साहब को तब सुपरमेसी क्यों नहीं याद आई पार्लियामेंट की? और जब एक जमात को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी उनका जो मैंडेट है वापस नहीं दिया गया, उनकी रिजर्व सीट्स, तो तब पार्लियामेंट की कोई सुपरमेसी नहीं याद आई थी उन्हें। राइट। जब पार्लियामेंट के अंदर लोगों की बोलियां लग रही थी, खरीदो फरोख्त हो रही थी, सबको पता था 26वीं तरमीम पे PTI के 4 बंदे कैसे खरीदे जा रहे हैं, तो तब पार्लियामेंट की कोई सुपरमेसी नहीं थी। बस ये सुपरमेसी है कि अगर एक जज ने ये कह दिया, क्योंकि वो जज आपको आंखों में खटक रहा है पहले दिन से, वो 26वीं तरमीम की छतरी के नीचे नहीं आ रहा, तो आपको खटक रहा है। जब वो जजेस जिन्होंने आपके फैसले करने हैं, वो आपके साथ घुटने से घुटने लगा के, काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट में आके आपके साथ बैठ गए, तो आपने बड़ी तालियां मारी थी कि वाह जी वाह, देख लो हमने ग्रेड 18 का अफसर बना दिया उसे, हमने अपने पास बिठा दिया। और ये पार्लियामेंट की ही इज्जत है। पार्लियामेंट में जब पाकिस्तान के मौजूद जजों के खिलाफ बैनर उठा के उन्हें चोर डाकू करार दिया जा रहा था, तब पार्लियामेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। राइट। और आप दूध के धुले होली का हो, तो मुकद्दस गए हो आप कि आपको आपकी तरफ को उठा के आंख उठा के नहीं देख सकता? जो आप जी हमारे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता आपके खिलाफ बात? आप पाकिस्तान का हिस्सा है, गलत करेंगे तो आपके खिलाफ बात होगी, ये कोई बात नहीं है। पार्लियामेंट के आप खिलाफ बात नहीं कर सकते, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक पर्सनालिटी नहीं, उन्होंने बोला पार्लियामेंट पूरी पार्लियामेंट ने विरोध कर दिया। हाँ, तो ठीक है, क्या कर रही है पार्लियामेंट? अब तक बताएं कौन सा अवामी फलाह के लिए उसने एक करारदाद पास की? 26वीं तरमीम पास कर लो, तनख्वाहें बढ़ा लो, फला को यूं अकोमोडेट कर दो, फला को यूं गाड़ियां ले लो। आप बताएं कि कौन सी आप पार्लियामेंट ने अब तक अवाम के लिए, क्या अवाम के पैसों से है ना? जुल्फिकार रात कह रहे थे अवाम के पैसों से, अवाम के पैसों से है, तो अवाम के लिए अब तक क्या किया इन्होंने? अवाम के वोटों से। और अवाम दे वोट जेड़े ने अवाम दे पैसे न ले आते ने, वो बिरयानी खानी पड़ती है, कीमे वाले नान देने पड़ते हैं, वो एवं आ जाती है। देखिए जी, मेरा तो व्यू पॉइंट इस पे बड़ा क्लियर है। अच्छा। मैं ये कहता हूं कि देखें, पार्लियामेंट को जब आप गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो वहां पे बैठे पार्लियामेंटेरियंस की तौहीन इसलिए भी है कि वो पब्लिक के लाखों वोट लेकर वहां पे आए होते हैं, तो वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है। जज कोई इलेक्शन लड़के तो नहीं आए होते ना, जज तो मुलाजिम है, रियासत के मुलाजिम है। अब रियासत का एक मुलाजिम उठ के कहे जी पार्लियामेंट मुझे अच्छी नहीं लगती, ये सारे फ्रडिये हैं, सारी पार्लियामेंट तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, और एग्जीक्यूटिव बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई। तो एक एतराफ कर रहे हैं यार, एक बंदा तबाह नहीं हो गया पाकिस्तान? नहीं, इतराफ कर रहे हैं तो सबसे पहले पूरी दुनिया आपके ऊपर मजाक उड़ा रही है आपका। सबसे पहले आप इलेक्शन सही करा सकते हैं, बड़ा गलत आप जनाब ये फैसले से ही कर सकते हैं। ऊपर बैठा हुआ बंदा है, एक बंदा अपनी ना काजी फायज ईसा जैसा, वो कहता है जी मैनू मेरे खिलाफ इन्होंने रेफरेंस भेजा था, मैंने रगड़ के रखा। सबसे पहले तो जुडिशरी के जो लोग हैं अपने अमाल का जवाब दे। 26वीं तरमीम लिखी पूरी कौम पूछ रही है, पूरी कौम पूछ रही है, 26वीं तरमीम लाए आप इसलिए जज है आपके खिलाफ, भाई बर्बादी कर दी पार्लियामेंट को, आप बुरा भला कह रहे हैं, आपने घर की तो खबर लें।
26वीं तरमीम लाके आपने सेफ्टी कर ली। आपने सुप्रीम कोर्ट का क्या हाशिर कर दिया, हाई कोर्ट का क्या कर दिया, जजेस मैंने हमला किया आप सुप्रीम कोर्ट पे। आप मैंने किया था हमला सुप्रीम कोर्ट पे। आपकी नहीं बात मैं कर रहा। जजों को चोर जो मैंने कहा जजेस था। स्टिकर लगवाते मैंने हैं, कहा था जो कि ये जजेस दुम दबा के भागे रिमार्क्स देते हैं, जिनके फैसले नहीं होते बल्कि तकरीरें करते गल्ला करनी हैं, है। भाई उन जजेस ने तबाही बर्बादी कर दी है लेकिन पार्लियामेंट की। आपके पार्लियामेंट की कहाँ कर दिया उन पार्लियामेंट जजेस को ने? बुरा भला कह रहे हैं और क्या पार्लियामेंट को कर तो रहे बना दिया इन जजों ने। हैं? पार्लियामेंट अपना घर संभाला नहीं जा रहा, ठीक है, कहते जी पार्लियामेंट फेल होगी, जो executive पार्टी fail होगी। 18 वोट सीटें लेके आई executive थी, fail इन होने जजों का- की वजह से शेल्टर दिया जजों ने, आज वो हुकूमत में बैठे हुए। एग्जेक्टिव फेल होने का मतलब यह है कि मुल्क फेल हो गया आपका, यानी एग्जेक्टिव काम ही नहीं कर रही, सारी लेकिन एक बर्बादी हो बंदा, गई है। एक बंदे का और ये बयान तो ऐसे मौके एग्जीक्यूटिव पे का हो बयान रहा नहीं है है जब ना। IMF आपसे गारंटी मांग रही है और आपके चीफ जज को मिल रही है डेलीगेशन, और वो कह रही है जी बात से इन्वेस्टमेंट आनी है, हमारी अदलिया कैसे काम कर रही है। अच्छा, उस वक्त हमारा में ये कुछ नेक्स्ट जज कह टॉपिक रहे है। हैं कि यहाँ मुल्क तो तबाह बर्बाद हो गया, ठीक है। वालिया निशान लग गया, ये मुल्क तो चल ही नहीं सकता। लेकिन ये तो राणा unbelievable साहब, एक मेरी बात सुने, एक जज की ये बात है ना, कियानी साहब की, ठीक है, सिर्फ एक मौके एक बात ही बहुत होती है। एक बात- इस्लामाबाद कैपिटल का हाई कोर्ट के अंदर बैठा एक इम्पोर्टेंट जज है, चीफ जस्टिस के वर्ड्स की फिर कोई वैल्यू ना हुई। नहीं चीफ जस्टिस तो अपने तौर पे वो briefing तो मुतमिन देंगे कर रहे ना। हैं उस डेलीगेशन को। Exactly. उनको कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे जस्टिस का एक सिस्टम है, यहाँ पे हम कानूनी और आईनी तरीके से काम करते हैं। अब पूरी पीटीआई इसको भी प्रोपेगेट कर रही है और कह रही है कि जी चीफ जज ने कहा है कि जी सानू तो लिखा एक फैसला आंदा ठीक हो गया। अच्छा, अगर पार्लियामेंट के अंदर, यार चीफ जज ये कह सकता है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हुए कितनी लान तान करते हैं, हुकूमत पर करते हैं, जुडिशरी पर करते हैं, बड़े बड़े लोगों पर करते हैं, वही तौहीन पार्लियामेंट हो जाती है, तौहीन अदलिया हो जाती है, लेकिन तौहीन अवाम होती नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये पार्लियामेंट को बड़ी सुपरमेसी कर रहे हैं ना, ठीक है। जब कासिम सूरी की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये वो है आइन के खिलाफ है, तब तो बड़ी तालियां बजाई थी आपने, है? तब वो डिप्टी स्पीकर नहीं था जब उसकी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दिया था, तब क्यों नहीं याद आई आपको पार्लियामेंट की सुपरमेसी? क्योंकि तब आपकी पार्लियामेंट दूसरी थी, आपकी ये पार्लियामेंट नहीं थी। और उसके बाद ये बताएं कि अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग अपने जमीरों की बोलियां लगा रहे हो और उनकी वीडियोस भी आ जाएं, ऑडियोज भी आ जाएं, सामने नजर आ जाए कि सिंध हाउस में कैसे लोगों की खरीदा गया, खरीदो फरोख्त हुई, तो आप पार्लियामेंट की बेइज्जती तो आप खुद कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बैठे कौन है? मैं पूछना, तू दसा क्या चीनी माफिया पार्लियामेंट में नहीं बैठा, घी माफिया पार्लियामेंट में नहीं बैठा, IPP माफिया पार्लियामेंट में नहीं बैठा, आटा माफिया पार्लियामेंट में नहीं बैठा, जो मुल्क को तबाह करने वाले सबकी फैक्ट्री है। कौन सा इलीगल ऑर्डर है, कौन सा इलीगल मार्शल है जिसको प्रोटेक्शन अदलिया से नहीं मिली? हाँ, सो मैं अदलिया के दिमाग को नहीं कर रहा डिफेंड, तो बात तो एक ही है, मैं अदलिया को डिफेंड नहीं कर रहा। अदलिया को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, अदलिया तो हमेशा ताकतवर के उसके सामने पाँव में बांध के ना। लेकिन अगर अदलिया में कोई बंदा स्टैंड ले ले, कोई बात कर ले, वो आपको चुपती है, आपको हजम नहीं होती। उन्होंने क्यों कह दिया कि क्यों होलिका हो, ऊपर से उतरे हो तुम? साहब एक स्टैंड को अच्छा लगता है, वही स्टैंड दूसरी रामेश साहब, मेरी बात सुनिए, आपको याद होगा 6 जजेस ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखे थे ना, खत लिखा था ना, वो भी तो उन्होंने भी तो वो स्टैंड लिया था ना, उनके स्टैंड का क्या बना? दैट्स गुड क्वेश्चन। इसलिए कुछ नहीं बना कि 26वीं तरमीम के बाद आपने एक ऐसी अदालत बना दी जिसमें आपका नैरेटिव जो है ना वही बिकेगा। अच्छा। उसमें आप लोगों को तरक्कियां दें, उसमें आप लोगों को अकोमोडेट करें, उसमें आप अपने इलेक्शन कमिश्नर दुनिया का करप्ट तरीन आदमी है, आप उसे हटा नहीं रहे क्योंकि उन्हें आपको इलेक्शन चोरी करके दिया था, ठीक है। काजी फायज ईसा की जब वो आ जाएंगे, क्यों जी ओनर की लाल लगे ने, क्या उन्होंने ऐसा किया है कि अब आप उन्हें चीफ इलेक्शन, इसलिए कि उन्होंने एक पार्टी के आईनी हक छीन लिया था। देखिए जुडिशरी सिर्फ एक अदारा फिजा ठीक हो जाए, यकीन करें ये पार्लियामेंट को बुरा भला कहना ही ना पड़े। हम तो ठीक हुए हैं, तो ठीक हो जाए। हम तो किसी से नलवावा लेते हैं ना किसी ऐसे लोगों की गैर जरूरी हमायत करते हैं, जो हमारे तो आज कानून की बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन जो भी एट द एंड इवेंचुअली IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वो बहुत ही अहम इश्यूज पर और सीनियर जो लोग हैं एग्जीक्यूटिव उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उनको इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो गई है। इस पर आगे चलकर बात करते हैं, स्टे विद अस। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, ये डेलीगेशन आया है जिसमें FBR के आला वफद से भी इसकी मुलाकात होगी। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी इनको ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन है और पाकिस्तान के अंदर करप्शन पे कितना कंट्रोल किया है
उस हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी इस वक्त को, क्योंकि एट दी एंड इवेंचुअली इन्होंने तो हमारा बजट बनाना होता है साल का, आगे इन्होंने हमें लोन देना है और इनसे ही लोन लेने के बाद इन्हीं को इंटरेस्ट उतना ही वापस करने के बाद कर्जा भी ले लिया, इनको इंटरेस्ट भी दे दिया और फिर इन्होंने ही पूरे का पूरा हमारा जो माली साल 2025 और 26 का जो बनाना होगा ना बजट, वो भी इन्होंने ही बनाना होगा। और उसके बाद हम फिर भी कहेंगे कि आईएमएफ के कहने पे हमने सारी महंगाई की है, वरना हमारी हुकूमत तो चाहती थी कि ना तो बिजली की कीमत बढ़े, ना पेट्रोल की कीमत बढ़े, ना गैस की कीमत बढ़े, लेकिन ये सब कुछ आईएमएफ के कहने पे किया है। तो वही आईएमएफ का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। राहत साहब, ये आईएमएफ का वक्त आप तो कह रहे हैं कि जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और एग्जीक्यूटिव भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भट्टा बैठ गया हुआ है, तो आईएमएफ कोई खुशखबरियां भी लेकर आएगा हमारे लिए, कोई लोन वगैरह हमें मिल रहा है? देखिए जी, आईएमएफ का प्रोग्राम कंटिन्यू होने का मतलब यह है कि आपके सिस्टम पे, मईशत पे, मुल्क पे, हर चीज पे वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। अच्छा। अगर वो मायूस होकर चले जाते और पहली किस्त आपको ना मिलती और आगे उसको कंटिन्यू ना करते तो इसका मतलब था कि उन्होंने नो कर दिया। और जब आईएमएफ किसी मुल्क को नो कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी मईशत का बटा बैठने का सिक्का बंद अनाउंसमेंट होती है। तो इसका मतलब है कि आपकी मईशत तो चल रही है और आईएमएफ आपको लोन भी दे रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, यूए भी आपके साथ खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है और साथ साथ सऊदी अरब तो सपोर्ट कर ही रहा है। और चाइना में भी अभी जरदारी साहब का एक अच्छा विजिट हुआ है, बहुत अच्छा विजिट। राइट। जहां तक आपने बजट की बात की, ये दुरुस्त है, बजट आईएमएफ बनाता है, लेकिन कब से बनाता है ये थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। ये जब से वो पैसे पाकिस्तान को दे रहा है तब से बनाता है। अच्छा। पहली दफा नहीं बनाने लगा, वो शुरू से बनाता है। और वो इसलिए पंजाबी कहते ना साड़ियां रकमा लगियां रकमा लगियां ने, तो आके रकमा ते पैरा भी दे रहे हैं। बिल्कुल। वो साफियों को मिले, वो सिविल सोसाइटी को मिल रहे हैं, वो सियासतदानों को मिल रहे हैं, वो जजेस को मिल रहे हैं और जुडिशरी का जो सिस्टम है पाकिस्तान का उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस हद तक इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, किस हद तक वो जस्टिस दे रहा है। और उस पे अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान की एक तरह से तर्जुमानी की है और जिससे सिस्टम उनके सामने रखा है और कहा है कि आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि राहत साहब हुकूमत के खिलाफ कोई एक बॉल भी जाने नहीं। बात नहीं है, मैं प्रो पाकिस्तान हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान चले। पीटीआई ने ब्रेकें लगाई हुई हैं, जब कोई प्रोजेक्ट चलता है, जब भी कोई बात होती है पीटीआई प्रोपेगेंडा में लग जाती है। शुक्र इस बार नहीं लिखा, पूरे ओवरसीज को कहा जा रहा है जी पैसे पाकिस्तानी भेजने। अच्छा जी, आर्मी के सारे इदारों की मसनूआत का बाइकआउट कर दें, अस्करी बैंक से पैसे निकाल लें, डीएचए प्लाट खत्म कर। यार इस तरह के रवैये में अगर किसी की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, किसी की जात की दुश्मनी मुल्क दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। मुल्क को खुदा के लिए माफ कर दे। ठीक है, मैं चलो इधर कर दे, राणा साहब जा रहे हैं की तरफ नहीं, तो मुल्क को माफ कर दे। राणा साहब बाकी जाती लड़ाइयां लड़ते रहे, मुल्क रहेगा तो लड़ाइयां चलती रहेंगी। बताएं जी, आईएमएफ का वक्त है पाकिस्तान। बात यह है कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी 7 दफा आईएमएफ के पास गई है। अच्छा, हाँ जी, पिछले 40 सालों में, और मुस्लिम लीग नून 5 दफा मेरे ख्याल गई है। अच्छा, यानी आप अंदाजा करें कि ये दो जमातों ने पाकिस्तान को किस तरह मफलूज किया। हम कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी 7 दफा गई है और पीएमएल 5 दफा गई है, और इसके अलावा मार्शल लॉज का भी जो टाइम था वो भी, वो उधर उसमें पैसे वैसे ही आ जाते, वो छोड़ दें। अच्छा, वो इसीलिए हर मार्शल लॉ का दौर जो है ना खुद आ जाते हैं, वो मालियाती तौर पे बेहतर होता है, वो पैसे आ जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उनके लिए। को वो आता ही इसलिए है कि वो जब वो आएंगे तो सियासी वो काम रुकेगा और फिर एक बंदा फैसले करेगा और जिन्होंने फैसले कराने वो फिर अकोमोडेट कर देते हैं। ये दो जमातों ने पाकिस्तान को किस तरह बेड़ागर्क किया, ठीक है। तो 1990 में सेम इंडिया भी और पाकिस्तान भी एक ही जगह खड़े थे, डिफॉल्ट के करीब। वहां पे नरसिम्हा राव थे शायद, उन्होंने और क्या किया कि उन्हें भी आईएमएफ ने ऑफर की, उन्होंने अपना सोना इकट्ठा किया और वो बेच दिए, और बेच के उन्होंने अपनी इकोनॉमी को। हमारे नवाज शरीफ साहब ने आज तक 5 दफा जा चुके हैं, पीपल्स पार्टी 7 दफा जा चुकी है। जो ये कह रहे हैं ना कि जो देते हैं फिर वो बादशाह है, मुझे बताया ये कौन सी खुद मुख्तारी है जिसमें एक गैर मुल्की वफ्द आता है, वो चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग देता है, वो आके कहता है हमने आपके 6 इदारों में करप्शन तलाश करनी है, तो चोर है क्यों, ताड़ी बुक्कली चोर ने ताड़ी मंजी थले डांग फेरनी है सी, ठीक है। और वो आके करप्शन की तहकीकात शुरू कर देता है। हम किस मुंह से कहते हैं हम खुद मुख्तार है?
अगर हम इतने ही बेबस हो गए कि एक बार वो आता है, वो आके कहता है खोलो जी सारे खीसे खोलो, खीसे की तलाशी दो अपनी, ठीक है। हम कहते हैं हम तो बड़े खुद मुख्तार हैं जी, हम तो बड़े ताकतवर हैं। भाई चीफ जस्टिस अदालत का जो चीफ है पाकिस्तान का, वो किसी को कैसे ब्रीफिंग दे सकता है? किस हैसियत से दे रहा है? वो किस हैसियत से ब्रीफिंग ले रहे हैं चीफ जस्टिस से? और सुने ब्रीफिंग में वो कह रहे चीफ जस्टिस साहब कि जनाब जो हमने जो जुडिशियल कमीशन बनाया है वो जुडिशियल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के से मिलकर बनाया है, और कहे जुडिशियल कमीशन और हुकूमती कमेटी से, क्योंकि अगर पार्लिमानी कमेटी की आपकी नजर में इज्जत होती तो जो पार्लिमानी कमेटी ने तो बाइकआउट कर दिया पीटीआई ने, जुडिशियल कमीशन का तो आप मुलतवी कर देते। आप और हुकूमत ने मिलकर बनाया है, ठीक है। और ये जो जुडिशियल कमीशन से तो अपने ही इनके जजेस ने भी बाइकआउट किया है। और ये मेरा प्यारा जुल्फकार राज मेरा प्यारा ये कह रहा था कि जी उन्हें ब्रीफिंग दी, वो मुतमईन हुए, और चूचे काके ने तो ਤੁਹਾਡੀ ब्रीफिंग से मुतमईन होंगे। उतों जेड़े ने अन्ने आए ने उन्हें हमारी ईची बीची का पता है, कहां कहां हम क्या क्या चोरियां कर रहे हैं, कहां कहां हम कैसे पैसे खा रहे हैं, कैसे हमारे जो खादमीन है उनकी गाड़ियों के आगे 50 गाड़ी आगे होती है, 50 पीछे होती है, 100 गन में निधर होते हैं, 100 गन में। वो कहते हैं हम सादा जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लो जी थोड़ी सादा जिंदगी पे ही है, ठीक है। अब वो आप IMF को बेवकूफ बना लेंगे, उन्हें आपका सब कुछ पता, उन्होंने आपको ट्रैप किया है। अच्छा जी पहले आप बोलो। IMF क्या करती है, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, ताकतवर मुमालिक क्या करते हैं हम छोटे मुमालिक को काबू करने के लिए? करप्ट लीडरशिप को प्रमोट करते हैं। जब वो करप्ट लीडरशिप इतनी हो जाती है कि उनके स्टेक्स बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, तो पैसे आपके कहां पड़े हैं, कहां पड़े, सारे एक्सपोज हो जाएंगे, चीलिए वो कहते जो कर दो कर लेंगे। तो ये IMF पड़ा, ये हम पड़े, और ये हमारी क्या कहते हैं खुद मुख्तारी पड़ी हुई है। अच्छा ये वैसे IMF पहले कितना पहले स्टेटमेंट सुनते थे कि ये कहते हैं कि आप अपने इदारे कम करें, अपने अखराजात को कम करें, मतलब ज्यादा प्रोटोकॉल की गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आप इनको कम करें। इस पर तो कोई ऐसी आवाज भी नहीं आई। नहीं वो इस पे कंटिन्यूसली एडवाइजरी दे रहे हैं। अच्छा। और अखराजात को कम करना, सादगी अपनाना और बाकी सारी चीजें, वो रिफॉर्म्स का एक पूरा एजेंडा उन्होंने दिया हुआ है और उस पर अमल हो रहा है। जो बात राणा साहब कर रहे हैं ना, चीफ जस्टिस से मिले क्यों और ब्रीफिंग क्यों दी, जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है ना किसी मुल्क के अंदर, स्टेक्स होते हैं, उसके कंसर्न होते हैं। हमारे यहाँ बाहर से भी कोई पैसे लेके इन्वेस्टर आता है तो वो पूछता है ताड़ा जस्टिस सिस्टम ठीक है, साड़ी प्रोटेक्शन होएगी या नहीं होएगी, तो आपको बताना होता है। तो IMF एक मेजर डोनर है, बड़ा एक इन्वेस्टर है एक तरह से। नहीं इन्वेस्टर नहीं है, वो हमें कर्जा देता है, 3.5 एहसान नहीं करता, सूद लेता है, ठीक है, और फिर आधे से ज्यादा पैसे कंसल्टेंसी में वापस ले जाता है, और वो जान के प्रमोट करता है सिर्फ लोगों के अंदर वो कर्जा देता है, उसने वापस भी लेना है, और उसने उसको इंश्योर करना है कि भाई तुसी वापस ट्रिपल करके वापस लेना है, ऐसे थोड़ी लेना है। अच्छा नहीं, अब दे ही नहीं सकते, जो ले लिया आप दे ही नहीं सकते। उसने चेक करना है, उसने देखना है। मैं ये इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो आके थे कब्जा कर लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाए वगैरह वगैरह, लेकिन ये उनका एक तरीकाकार है, पूरी दुनिया में वो ऐसे करते हैं। और ये भी बात दुरुस्त है जो राणा साहब कह रहे हैं, पार्सली मैं उसको मानता हूँ कि वो अपने कंसल्टेंट भेजते हैं, वो पैसे वापस भी ले जाते हैं, कंसल्टेंसी भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन सवाल ये है, बहुत से मालिक ऐसे हैं जो IMF से जिन्होंने कर्जा लिया और खड़े हुए, उन्होंने तरक्की की और वापस उनके मुंह पे मारा और अपने मुल्क को आगे चलाया। प्रॉब्लम कहां पे होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पैसे लेके खा जाते हैं, आप पैसे लगाते नहीं है। UNDP कहता है पाकिस्तान के अंदर है कि $17 बिलियन हमारी इशराफिया खा जाती है। आप उसको ही ठीक कर लें। अभी तो मैं लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स पिछले दिनों बकारियों के दे रहा था कि 3 करोड़ 84 लाख तो बकारी हैं आपके, $42 बिलियन लोगों की जेबों से बकारी निकाल लेते हैं। जिसके पास ऑलरेडी जो के बिलियनर है, जिसका अच्छा कारोबार है, पार्लियामेंट में कितने लोग बैठे हुए हैं ना जो कि अरबपति हैं, लखपति हैं, उनके अच्छे कारोबार चल रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है कि वो मतलब प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां लें या घर लें या इस तरह लें। लेकिन क्यों? अब मेरा सवाल जरूरत नहीं है, मतलब क्यों लेते हैं उनको? तो मेरी अगर तजवीज मांगे तो उनको अपनी गाड़ियां भी छोड़ देनी चाहिए, तनख्वाह भी नहीं लेनी चाहिए। मतलब क्यों राणा साहब, क्यों जरूरत है? इस मुल्क ने बहुत कुछ दे दिया, अब मुल्क उनसे कुछ मांग रहा है और उनको सैक्रिफाइस करना चाहिए। नवाज शरीफ को, इमरान खान को या इवन मरियम नवाज को जरूरत है कि सरकारी गाड़ियां, प्रोटोकॉल, ये सब कुछ? देखें, इमरान खान ने तो अपने जिंदगी के कुल असासे एक शौकत खानम के नाम लगा दिए, ठीक है, ये भी लगा दें, ये भी ले। नवाज इमरान खान की बाहर कोई जायदाद नहीं है, इमरान खान का बाहर कोई बैंक अकाउंट नहीं है। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी अपने सारे बैंक अकाउंट पाकिस्तान लिए,
पाकिस्तान ले आए अपनी सारी जायदादें। इमरान खान ने तो अपना सारा कुल असासा जो है कौम के नाम कर दिया है। ये भी कर दे कौम के नाम, ये भी 2 कदम आगे बढ़े, ठीक है ना। ये भी कहेंगे जी हमने सारे पैसे कौम के नाम कर दिए, मजा आ जाएगा। मतलब है क्या उनके पास? उनके बच्चों के नाम पे है राणा साहब, उनके नाम पे थोड़ी है। चले उनके बच्चों के नाम पे भी है। हाँ। तो जो उनके नाम पे है ना, वो जो थोड़े से पैसे मूंगफली खाने जोगे, अच्छा। वो दे दें, कौम के नाम कर दें और कह दें नवाज शरीफ साहब कि मेरे बाद कुल असासे जो है ना वो पाकिस्तानी को पाकिस्तान के नाम अजीम तारिक अजीज अदाकार उसने किए ना, किए, ठीक है, तो आप भी कर दें। आप तो ज्यादा पाकिस्तानी है, आप तो ज्यादा बेनिफिशियरी है। और एक और चीज सुन ले, मेरा बस चले ना तो मैं जुल्फकार को उस कमीशन का सरबराह बना दूं। एक कमीशन बनाए आप, किस किस के दौर में कितने कर्जे लिए गए और उनकी अपनी जायदादें कितनी बढ़ी। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना कि जिन मुमालिक ने कर्जे लिए और फिर पैरों पे खड़े हुए, उनकी क़यादत ने वो कर्जे अपने बच्चों के नाम नहीं किए। हाँ। उन्होंने सरे महल नहीं बनाए, उन्होंने बाहर बिल्डिंगें नहीं बनाई, उन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं की, इंडोनेशिया में नहीं की, वो चीन नहीं जा रहे इन्वेस्टमेंट करने, उन लोगों ने यहीं पे सब कुछ किया। ये कौन सी बादशाही है यार, जिसमें आपके हम गरीबों के बेताज बादशाह, गरीब भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे बच्चे वहां पे बैठ के खरबोपति हो गए और आप कहते हैं जी वो मेरे बच्चों के पास, उनके पास कहां से है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा? वो उन बच्चों को सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बाय बाय कर रहे हैं और IMF को हमेशा के लिए अलविदा कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? वो कर रहे हैं, उन्होंने पूछना कौन ना करे ऐसा हो भी जाए कि IMF को हम अलविदा बाय बाय टाटा कर रहे हैं, बाय बाय टाटा कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? वो इसी चीज का तो वो क्रेडिट ले रहे हैं कि IMF ने हमें इस मुश्किल तरीन हालात में भी किस्त दे दी थी, जबकि ब्रीच कर दिया था PTI ने, जाते हुए गवर्नमेंट से अपना मुआहदा ब्रीच कर दिया था, लेकिन फिर भी IMF ने हमें जो है वो किस्त दे दी थी। मुझे जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। लीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट सामने आई है और 2 दर्जे हमारी मजीद तनज़ली हुई है। पाकिस्तान का स्कोर पहले था 29 और अब हम 27 पर आ गए हैं। अच्छा, ये बड़ी कन्फ्यूजन है, जब ये रिपोर्ट पढ़ते हैं ना हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो 2 दर्जे जो हम 29 से 27 पर आ गए हैं, शायद वाकई करप्शन में कमी हुई है जो हम नीचे आ गए हैं। असल में होता यह है कि करप्शन में इजाफा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंडेक्स है वो हम उसमें नीचे आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर करप्शन में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो ये मॉनिटरिंग कमेटीज़ बैठी होती हैं या इंटरनेशनली ये जो जितनी बनी होती हैं ट्रांसपेरेंसी कमेटीज़, ये हमें मॉनिटर कर रही होती हैं और ये हमें बता रही होती है कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी खित्ते या ममालिक के अंदर कितनी हद तक करप्शन हो रही है, कितना स्कोर करप्शन को कहा जा रहा है कि पहले PTI के टाइम पे कितना था, फिर PDM की गवर्नमेंट आई कितना था, फिर उसके बाद अब ये जो गवर्नमेंट आई है इसमें कितनी हुई है। तो राहत साहब, आज तो वैसे तो आप गवर्नमेंट को बड़ा डिफेंड कर रहे हैं, अब ये देखें ये करप्शन इंडेक्स, उसमें वैसे तो ये खुद एहतसाबी का अमल नारा तो लगाया था इमरान खान ने, वो तो बैठ गए जेल में, अब वो अपना एहतसाब का अमल उनका अपना शुरू हो चुका है और जिनका खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया हुआ था वो बन गए हैं वज़ीर आज़म। मैं तो फिजा हलफ देने को तैयार हूँ कि सारी करप्शन च तेला मेरा नहीं है। राणा साहब को हलफ तुसी अपनी वारी तो लै लेना, मैं पूरा हलफ ऑन एयर दे रहा। बाकी रहेगी करप्शन की कहानी। तो करप्शन की कहानी तो पाकिस्तान की 77 साल तारीख के साथ जुड़ी हुई है। ये वाहद अल्लाह के फजल से मुतफिका एक मौजू है कि जहाँ पे हम ऊपर गए हैं, मतलब सब हर गवर्नमेंट के दौर में अल्लाह के फजल से इसमें इजाफा ही हुआ और इसमें हमने बड़ी तरक्की की है। बाकी बहुत सारी चीज़ों में नहीं की। अब देखना ये है कि ये रिपोर्ट बनती कैसे है, इसके किस तरह किस शोबे को ये देखा जाता है और किस तरह ये सारी चीज़ें, और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की बनती है। इस पे इंडिया ने भी अल्लाह के फजल से इजाफा हुआ है, इस पे बांग्लादेश की मैं देख रहा था उसमें भी इजाफा हुआ है और भी काफ़ी कंट्रीज हैं जिसमें इजाफा हुआ। अच्छा, ओमान, चीन और तुर्किया के सिवा पूरे खित्ते में करप्शन के स्कोर में कमी है? नहीं, इंडिया में भी इजाफा हुआ है, आप देख लें, दोबारा चेक कर लें। अच्छा, अब देखने की बात जो है ना फिजा वो ये है कि क्या करप्शन की वजह से कोई मुल्क डूब जाते हैं, क्या करप्शन की वजह से आपका सिलसिला रुक जाता है? नहीं, करप्शन एक एलिमेंट जरूर है कि जिसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन असल चीज है परफॉर्मेंस। यानी 2 लोग काम कर रहे हैं किसी सरकार के किसी जगह पे, एक ऐसा शख्स है जो सारा दिन ईमानदारी का डंडोरा पीटता रहता है और देले का काम नहीं करता, दूसरा शख्स है जो सरकार के लिए 10, 20, 50 लाख का महीने का फायदा करता है, कुछ लाख रुपया खा जाता है। वो उससे बेहतर मैं इसलिए समझता हूँ कि परफॉर्म कर रहा है।
अब हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि परफॉर्मेंस जीरो है और इस चीज के रोने धोने ज्यादा हैं। ठीक हो गया। तो करप्शन एक एलिमेंट जरूर है, लेकिन ये रियासत को उस तरह रोक करप्शन नहीं एक सकता। एलिमेंट है, लेकिन इतना को खास परफॉर्मेंस सीरियस नहीं है, असल बुनियादी कोई चीज फर्क है। नहीं पड़ता। क्या परफॉर्म कैसे ये कर जो रहे हैं? इसने हल्फ उठाया ना, ये मियां मतलब हुक्मरानों जैसा है कि मैंने करप्शन से धेला नहीं कमाया। करप्शन से धेला नहीं कमाते, करप्शन से थबनचू कमाते। नहीं ठीक है ना, आज जितने भी पाकिस्तान होते हैं चढ़े साडा कोई ठीक है तलक ना? नहीं देना। तो वो थबनचू कमाते और धेला कोई भी फिर नहीं। अब ऐसा ये रख दे तबंचू किसी क्या कहाँ से आई? थबनचू जेड़े कहते कमांडो हैं किथे रख दे हो? नोटों की वो गड्डियां जो आपके कद से ऊपर चली जाए वाह। और आपका कद बहुत छोटा हो जाए। ठीक अरे है ना? वाह। अब आप सुने, देखें जिस मुल्क लेकिन के इन्हें रख दे किथे अंदर हो? जिस मुल्क के अंदर सदर जरदारी साहब करप्शन मिस्टर 10%, मैं नहीं कहता, नवाज शरीफ साहब कहते थे। अच्छा, ठीक है, नवाज शरीफ साहब करप्शन मैं नहीं कहता, वॉल्यूम 10 और सुप्रीम कोर्ट और ये सारे कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब फर्द जुर्म लग चुकी है, कितने पैसों की बरी हो चुके हैं। खत्म वो cases तो ही सभी खत्म। बड़े हो जाएंगे। वो दामन पे कोई छीट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो कि करामात करो। ठीक है ना, वो तो कोई नहीं। इसाक डार साहब करप्शन पे भागे, 4 साल बाहर रहे, फिर वापस आए, एफिडेविट दिया कि हाँ जी मैं ये सब कुछ करता था। आगे छोटे छोटे तो बेशुमार हैं। अब जिस रियासत का स्ट्रक्चर ये है कि उस पर बैठे हुए तमाम लोग जो हैं वो करप्शन में मतलूब हैं, वो रियासत से कहीं आप ये ना समझिए कि हुन बरसेगा ऊपर से, ये ऐसे ही होगा। और दूसरी चीज ये जो मेरा भाई कह रहा है ना कि खाता है तो लगाता भी है, ठीक है, और पैसा नू माफ कर दियो। उन्होंने कब कहा है खाता है वो तो कह रहे हैं ना लगा- कि वो लोग जो पैसे लेते हैं 50,000 और 100 का काम कर देते हैं, वो बहुत अच्छा। और भाई यही तो करप्ट लोगों ने अपने रास्ते बनाए, अपनी जस्टिफिकेशन और क्या बनाई है, ये जस्टिफिकेशन बनाई है। तो यार वो खांदा तो लादा भी तो है, और भाई हमें नहीं लगाना। आप खजाने का 200 रुपए खा जाए, 10 रुपए मुझे देके कहें लो जी देखा कैसा काम किया मैंने नेकी का, भाई मुझे नहीं करवानी नेकी, आप मेरे 200 रुपए वहीं रहने दें, मैं बड़ी मेहरबानी है भाई, हम आपसे तंग आए। और दूसरी बात यह है कि आप तो बड़ी वो कर रहे हैं ना, जिस बंदे के ऊपर आप सारा जोर लगा रहे हैं ना कि किसी तरह अडयाला जेल में बंद हो जाए। पेट्रोल उसके दौर में था 149 के, फिर 150, 252। बिजली 14 रुपए यूनिट, 70 रुपए हो गई। डॉलर 170 का था, 280 का हो गया। चीनी 70 रुपए किलो थी, 150 की हो गई। दूध 80 रुपए था, 200 रुपए हो गया। और यह भी करप्शन है, यह करप्शन है जिसमें आप गरीब आदमी का जीना हराम कर दे, ये करप्शन है। हां तुम भी भूखे मरो हमारी तरह, तुम भी हमारी तरह जो है ना बच्चों की फीसों के लिए तो परेशान फिरो, तुम भी बिजली के बिल लेके फिरो, फिर अब मैं मानूंगा। नहीं तो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, हजरत अली करमल्लाह वजह शेर खुदा ने फरमाया था, मैं सदके जाऊं उनके, उन्होंने कहा था जो लोगों मैं अमीर बना हूं जिस घोड़े पे आया हूं, अगर ये घोड़ा बदला होगा ना, ये इसकी सेहत अच्छी हुई होगी तो मैं समझ लेना करप्शन कर रहा हूं। भाई हमारे पास तो स्टैंडर्ड है, मैं तो उन स्टैंडर्ड को मानता हूं। आप ऊपर से बैठ के जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये हमारे मुंह पे कालक है कि हम 2 दर्जे और नीचे चले गए। ठीक है ना, एक बंदे ने, संता सिंह ने पूछा, अपने एक उधर मेहमान आया तो उसने संता सिंह के बेटे से पूछा, बनते से कि वी और वी कितने होते हैं, उन्होंने कहा जी 35। उन्होंने ना बाप ने पैसे निकाल के कहा शाबाश मेरे बेटे, उन्होंने कहा वी और वी 35 तो नहीं होते, कहता ने तरक्की कर ली, पहला 32 कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है ना, अब तरक्की कर ली, हमने ज्यादा हो गया, तरक्की हो गई हमारी। देखिए इस पे जो राना साहब बात कर रहे हैं ना, इस करप्शन को मेरे समेत कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, ना मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ कि ये होनी चाहिए। ये करप्ट एलीट जो है ना, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ ये एलीट क्लब है इस मुल्क के अंदर, एक जो करप्शन को जायज़ भी समझता है और करप्शन पे अपना हक भी समझता है। ठीक है, 22,000 ब्यूरोक्रेट इस मुल्क के अंदर जो बाहर के पासपोर्ट रखते हैं, नौकरी में आने के साथ ही सबसे पहला काम वो ये करते हैं। अच्छा, सियासतदान करप्शन कर ही नहीं सकता अगर ब्यूरोक्रेट साथ ना हो, ये एक माफिया होता है सारा, मिली भगत है। और मिली भगत के बगैर करप्शन हो ही नहीं सकती। अगर किसी वजीर का सेक्रेटरी उसके साथ ना मिले, सेक्रेटरी रियासत का मुलाजम होता है, वो रियासत के साथ खड़ा हो जाए। हजरत कायद आज़म ने जो कहा था 11 सितंबर 1948 का जो खिताब था ब्यूरोक्रेसी के साथ कि आप रियासत हैं, वो कहे कि जी मैं रियासत हूं, मैंने ये साइन नहीं करने, करप्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहाबनामा पढ़ाएं पॉलिटिकल एलीट के साथ ब्यूरोक्रेटिक एलीट, ये सारा एक माफिया है जो मिल के सारा कुछ कर रहा है। एक आपको बड़ी खूबसूरत सी वाकया सुनाता हूँ, बड़ा नन्ना मुन्ना सा है, छोटा सा। बी क्विक प्लीज। जी जी, फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। अच्छा, वो एक हमने एक दफा डॉलर
की कीमत, वो डॉलर सारे आपको याद है, हमने वो कब्जा कर लिया था। एक मिनिस्टर को पता था कि ये होने जा रहा है, राइट। उसने क्या किया, उसने स्टेट बैंक से लीगली पता नहीं कितने अरब रुपए लिए, खुद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डॉलर पे वो हो गया है। फिर उन पैसों के वो डॉलर लेके अपने पास रखे। कुछ दिनों बाद उसने 8 रुपए के पता नहीं कितने रुपए बढ़े, उसने कहा जी डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, डॉलर छोड़े। और जो डॉलर उसने लिए हुए थे ना सरकारी पैसों से, वो बेच के एक इतनी बड़ी दिहाड़ी लगाई। दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग। वाह, ठीक है, इस तरह की तो बहुत ही करप्शन और अभी ये हेलमेट वाली भी इसी तरह की लगी है, इस तरह अभी की हेलमेट तो ये डबल बात व्हाइट ही कॉलर हुई है। करप्शन जो है, क्या इसने बात है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क व्हाइट किया है। कॉलर जो करप्शन है वो ऐसे ही तबाह इन्होंने कर दिया। और ऊपर बैठ के कहते हैं जी हम नेक पार्स हैं। लेकिन और जेडी होते तो किताबां सब- छप रही हैं ने, हाँ। जेडे कहानियां किस्से छप रहे हैं कि करप्शन के, वो फिर लोग पागल हैं। वो यानी तो एक सारा पटवारी, सिस्टम के एक तहत रहा है। थानेदार और एक सिपाही जो 500 पैसे लेता है ना, वो 500 गाली खाता है, और ये 500 अरब रुपए ऊपर से डकार मेरे- जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक बताइए, हो गया। प्रोटेस्ट, मेरे पटवारी का नाम नहीं लें आप, वो नहीं। ठीक है जी, पटवारी का नाम ना ले। पटवारी को तो खैर ये भी है कि उनको तो जनरल जिया साहब ने जाते हुए भी पैसे दिए थे, ये तक कहानियां है। लेकिन खैर एनीवेज, जो फिलहाल सिस्टम की बात यह है कि सिस्टम, यहाँ पे शख्सियात है, सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम स्ट्रांग होगा ना तो किसी भी शख्सियत को मौका नहीं मिलेगा कि वो फ़ायदा उठा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।